Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to discuss a very important topic which is elementary concepts of integration of chapter 3 motion in a straight line for class 11 फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलिमेंट्री और बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि न केवल फिजिक्स में बल्कि मैथमेटिक्स क्लास 12 के सिलेबस में भी शामिल है। Now the question is, what is integration? इंटीग्रेशन क्या है? हिंदी में इसको समाकलन कहा जाता है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस और इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। राइट डाउन, इंटीग्रेशन इज the inverse process of differentiation। जब किसी फंक्शन को सपोज किया जाए फंक्शन एफ एक्स है, उसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसका डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। तो अगर फंक्शन एफ एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। एक अनदर फंक्शन ऑब्टेन होता है जिसे एफ डैश एक्स कहा जा सकता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। जब किसी फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ डैश होगा, एफ डैश एक्स होगा। फिर जब इस फंक्शन एफ डैश एक्स को फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स होगा। तो इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी ऑब्टेन एन अनदर फंक्शन एफ डैश एक्स और से फाई एक्स। दिस इज अनदर फंक्शन। सिंस इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, then if the second function f dash x or phi x is integrated, then we will obtain the original function, that is first function, that is integral over phi x dx, that is second function का इंटीग्रेशन। तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स एंड एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, and this integration of the function phi x, that is second function phi x, which resulted to the first function f x plus an integration constant c, and this integration is called indefinite integration। Indefinite, it is an indefinite integration, while c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, and this is indefinite integral। Integration is denoted by the symbol elongated s और long s। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन विच इज read as long s और elongated s, long s और elongated s।
एस को बड़ा करके लिखा गया, एस को बड़ा करके रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे लॉन्ग एस और इलोंगेटेड एस पढ़ा जाता है, जो कि इंटीग्रेशन का सिंबल है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ ए function is fx is equal to function fx is equal to sin x, if we differentiate this function dy by dx of sin x, we will obtain cos x। sin x का dc x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x होता है। तो sin x को हमने डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो अनदर फंक्शन cos x ऑब्टेन हुआ। तो फिर जब cos x को इंटीग्रेट करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, cos x जब भी इंटीग्रेशन करना होगा तो cos x इंटू dx लिखना होगा, तब इंटीग्रेशन फॉर्म में होगा। अदरवाइज आप लॉन्ग एस सिम्बॉल देकर और इलोंगेटेड एस सिम्बॉल देकर जो इंटीग्रेशन का सिम्बॉल है केवल cos x लिखें तो वह गलत होगा। cos x इंटू डी एक्स, अगर cos थीटा होगा तो डी थीटा, cos थीटा इंटू डी थीटा। cos t होगा, अगर t कोई वेरिएबल है स्मॉल t तो cos t dt होगा, तब इंटीग्रेशन फॉर्म में होगा। तो इंटीग्रल ओवर cos x dx क्या होगा, सेकेंड थर्ड फंक्शन, एक फंक्शन sin x है, उसका डिफरेंशिएशन डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थर्ड फंक्शन हो जाएगा, sin x हो जाएगा, एंड प्लस एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इसमें हम ऐड करते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में। चूँकि यह इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ये इसलिए है कि इसमें न लोअर लिमिट है, इस लॉन्गेस्ट सिंबल के नीचे भी कोई वैल्यू नहीं दिया है, और न ही इस लॉन्गेस्ट और इलोंगेटेड एस सिंबल के ऊपर में भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है कि मतलब cos x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में कर रहे हैं कि 0 से पाई/4 के बीच में कर रहे हैं, वैसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इट इज़ कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल में ही कांस्टेंट सी इंट्रोड्यूस किया जाता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में जब कोई इंटीग्रेशन लोअर लिमिट तथा अपर लिमिट के बीच में, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के बीच में परफॉर्म होता है, कैरी आउट किया जाता है, तो उसमें कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो लोअर लिमिट तथा अपर लिमिट का वैल्यूज दिया रहता है। वैल्यूज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आर गिवन इन ए डिफिनिट इंटीग्रल और डिफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में ना लोअर लिमिट है ना ही अपर लिमिट है। नाउ वी हैव टू डिस्कस और वी हैव टू नो सम बेसिक और फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूली विथ एग्जाम्पल्स। जो फॉर्मूली हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर प्रॉब्लम्स भी मतलब एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी इंटीग्रेशन का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे केवल एक वीडियो में पूरा किया जाएगा विथ एग्जाम्पल्स, विथ प्रॉब्लम्स। इसके अलावा बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूली पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग से वीडियोज भी बनाए जाएंगे। कम से कम एक वीडियो तो फ़िलहाल प्रेजेंट में बहुत जल्द ही बनाया जाएगा बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूली और बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए। तो नाउ सम बेसिक और फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूली। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है समेशन, और इसलिए इसे लॉन्गेस्ट सिंबल से डिनोट किया जाता है। मतलब सिग्मा के जगह, जैसे सिग्मा में समेशन होता है, सिग्मा सिंबल का यूज किया जाता है समेशन के लिए, उसी ढंग से इंटीग्रेशन सिंबल लॉन्गेस्ट और इलोंगेटेड एस का भी यूज किया जाता है समेशन के लिए। फिर दोनों में क्या अंतर है सिग्मा और इंटीग्रेशन में? तो सिग्मा का यूज किया जाता है डिस्क्रीट वैल्यूज के समेशन के लिए, जैसे
1 से लेकर 10 तक का डिस्क्रीट वैल्यूज 1 2 3 4 5, या 1 से लेकर n तक का, 1 से 50 तक का, 1 से 100 तक का। तो सिग्मा सिग्मा इजकल टू 1 to n भी हम लिखते हैं 1 से n तक। तो सभी जितने भी डिस्क्रीट वैल्यूज हैं 1 से लेकर के n तक का, 1 2 3 4 5 6 सभी ऑल आर डिस्क्रीट वैल्यूज, तो उनका समेशन के लिए किया जाता है यूज किसका, सिग्मा का। जबकि इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, कंटिन्यूअस फंक्शन के समेशन के लिए। जैसे वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस के लिए, तो उसमें वर्क डन कैलकुलेट करता है इंटीग्रेशन की हेल्प से, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में। तो इंटीग्रेशन इज यूज्ड फॉर समेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, वाइल समेशन और सिग्मा सिंबल, ये सिग्मा सिंबल है, वाइल सिग्मा सिंबल इज यूज्ड फॉर समेशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिग्मा समेशन और इंटीग्रेशन। यह जानना बहुत ही ज़रूरी था कि आखिर जब सिग्मा है ही, सिग्मा का यूज भी समेशन के लिए होता है, तो फिर इंटीग्रेशन का यूज क्यों किया जाता है। नाउ राइट डाउन फंडामेंटल और बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूली, फंडामेंटल और बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूली। फर्स्ट फार्मूला इज x to the integral, symbol of integral which is longest or elongated s, x to the power n dx equals to x n plus 1 divided by n plus 1 plus c और k इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसके लिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए c भी यूज किया जा सकता है या k भी यूज किया जा सकता है। तो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k, एंड दिस फार्मूला will be valid for any values of n, either negative or positive or 0. But if n is equal to -1, if we put n is equal to -1 in this formula, then denominator becomes 0, -1 plus 1 that is 0. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में यह क्या होगा, किसी भी फाइनाइट नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए कंडीशन है कि n का वैल्यूज प्रोवाइडेड n नॉट इक्वल्स टू -1, बाकी n का सभी वैल्यूज होगा पॉजिटिव वैल्यूज और एंड नेगेटिव वैल्यूज, ऑल वैल्यूज होगा पॉसिबल, केवल n इज नॉट इक्वल्स टू -1। अब इस पर एक एग्जाम्पल सेट कर लिया जाए। इस फार्मूला पर सबसे बेसिक फार्मूला है ये, एक्स एन डी एक्स इंटीग्रल ओवर एक्स एन डी एस इजकल टू एक्स n plus 1 अपॉन n plus 1 plus k। अब सपोज किया जाए x 15 है, n का वैल्यू 15 है, dx है, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या यूज किया जाए, x n plus 1 15 plus 1 डिवाइडेड बाई 15 plus 1 दैट इज x 16 अपॉन 16 प्लस k इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी ढंग से x का वैल्यू -हाफ अगर रखा जाता है, हाफ रखा जाता है रूट एक्स, तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स का मतलब x टू द पावर हाफ, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x हाफ डी एक्स इजकल टू x हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1 दैट इज x 3/2 अपॉन 3/2 दैट इज 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर अगर x -हाफ डी एक्स है तो फिर इस फार्मूला का यूज करेंगे, x -हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई -हाफ प्लस 1। तो उस ढंग से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इस फार्मूला पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकेंड फार्मूला इज इंटीग्रेशन ओवर ऑफ जीरो का इंटीग्रेशन, जिसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल ओवर 0 इंटू डी एक्स। जीरो मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू एक्स, इंटीग्रेशन फॉर्म में जब भी होगा तो x है तो dx लिखना होगा, तो 0 इंटू डी एक्स दैट इज 0। तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, c कांस्टेंट। सिंस कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है
सी इंटीग्रेशन सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन c into u into dx where c is a constant and u is a variable which is the function of x. c constant है, u एक वेरिएबल है जो x पर डिपेंड करता है, x का फंक्शन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें c को हम बाहर कर देंगे, कांस्टेंट इज टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन सिंबल, c बाहर हो गया, u dx। अब इस पर एक एग्जांपल सेट कर लिया जाए। अगर इंटीग्रल 4x² dx, यहाँ c के जगह 4 है कांस्टेंट टर्म, डिजिट 4 क्या है, कांस्टेंट है, और u के जगह क्या है, फंक्शन कौन सा है, u के जगह कौन सा है, u x का फंक्शन है, u एक वेरिएबल है जो कि x पर डिपेंड करता है, तो u = x²। तो इसमें क्या होगा, अब c बाहर कर लिया जाएगा, इस रूल में c बाहर कर लेते हैं तो c बाहर हो जाएगा, तो 4 बाहर हो जाएगा, x² dx का इंटीग्रेशन होगा। और x² dx का इंटीग्रेशन अभी हमने फार्मूला बताया, इंटीग्रल x n dx = xn+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ पर n के जगह 2 है, तो x 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 प्लस c और k इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई x3, x 2+1, x का पावर 2+1 अपॉन 2+1 दैट इज x to the power 3 अपॉन 3 प्लस k दैट इज इंटीग्रल ओवर 4x² dx में 4 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया जाएगा, और x² dx का इंटीग्रेशन फार्मूला xn dx का यूज करके हमने ऑब्टेन किया, इसका वैल्यू 4x³ प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसमें ऐड किया गया। इसके अलावा एक और अगला नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन फार्मूला है वह अगर सम और डिफरेंस ऑफ मेनी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अगर करना हो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ मेनी फंक्शंस, तो उसमें भी क्या होगा कि इंडिविजुअल फंक्शन का जो भी इंडिविजुअल फंक्शंस होगा उसका इंटीग्रेशन का सम या डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कि देखा जाए नंबर 4 इंटीग्रल u प्लस माइनस भी, अगर प्रॉब्लम में सम दिया है तो प्लस लेंगे, अगर डिफरेंस दिया है तो माइनस यूज करेंगे। प्रॉब्लम में दोनों हो सकता है, इसलिए एक साथ प्लस माइनस सिंबल का यूज किया गया, प्लस माइनस w प्लस माइनस डॉट डॉट और ब्रैकेट क्लोज किया जाए, उसके बाद dx। तब यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेशन तो कॉमन है और यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस का बहुत सारे फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस u v w, दीज आर द फंक्शंस ऑफ x, तो उनका सम या डिफरेंस कोई हो सकता है, तो प्लस माइनस एक साथ इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इंटीग्रल ओवर अंडर ब्रैकेट u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस so on, और भी इससे भी ज़्यादा अगर फंक्शन होगा w के आगे भी तो उसको भी प्लस या माइनस करके ऐड करेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन जो है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, दैट इज इंटीग्रल u इंटू dx प्लस माइनस इंटीग्रल v इंटू dx प्लस माइनस इंटीग्रल w इंटू dx। और इसके बाद भी अगर और भी फंक्शंस होते हैं तो उसको अभी सम या डिफरेंस, उसके भी इंटीग्रेशन का सम एवं डिफरेंस, सम और डिफरेंस जो भी प्रॉब्लम में दिया है उसका हम यूज करेंगे, तो प्लस माइनस डॉट डॉट कर देते हैं। तो इस प्रकार से यह भी फार्मूला हो गया। अगर u आपका फंक्शन है, कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, सपोज किया जाए u है, x5 है, v है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x है, w लॉगरिथमिक फंक्शन है log x है, तो सबका क्या होगा, और इंटीग्रेशन कॉमन है, तो ईच फंक्शन का इंटीग्रेशन का सम के बराबर हो जाएगा रिजल्ट, इंटीग्रल u dx प्लस माइनस इंटीग्रल v dx प्लस माइनस इंटीग्रल w dx ऐसे। नाउ नेक्स्ट फार्मूला इज इंटीग्रल ऑफ 1 बाई x इंटू dx, दैट इज वी कैन राइट इट एज इंटीग्रल dx बाई x इजकल टू log x। 1 बाई x का क्या होगा, log x बेस ही, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करते जाएंगे, k या c ऐड करते जाएंगे। अब मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ईच में इंटीग्रेशन फंक्शन को ऐड करना होगा। अब सभी उसको ये अंडरस्टूड है कि वहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, इंडिफरेंट इंटीग्रल है। तो चूँकि log x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1 बाई x होता है, तो चूँकि इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, तो 1 बाई x का जो इंटीग्रेशन होगा तो उसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन सिंबल दे करके 1 बाई x इंटू dx। तो क्या हो गया, या इंटीग्रल dx बाई x इजकल टू log x बेस c। और यह फॉर्म काफ़ी आता है, यह प्रॉब्लम्स में, इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम में यह फार्मूला काफ़ी यूज होता है, फिजिक्स में भी
और मैथ में तो बहुत ही ज़्यादा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx एक्सपोनेंशियल का, तो इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex, और प्लस इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट फिर ऐड होगा ex प्लस के, यहाँ पर भी लॉग वाला में भी हुआ तो log ex प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट वहाँ भी ऐड होगा। तो e टू द पावर x 5x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ex, क्योंकि ex का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, ex होता है, इसलिए e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन ex ही होता है, इसलिए ex का इंटीग्रेशन भी ex होगा। अब इसी को अगर अप्लाई किया जाए, अगर e का पावर में जो वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन x है उसका मल्टीपुल कितना है, 1 है। अगर इसके जगह मल्टीपुल अगर कोई पॉजिटिव या निगेटिव नंबर हो तब कैसे करेंगे, तो इसी पर अगर इसी को एक्सटेंड कर दिया जाए फॉर्मूला को, इंटीग्रल e टू द पावर nx dx इजकल टू e टू द पावर nx अपॉन dy बाई dx ऑफ nx, दैट इज nx का dx क्या हो जाएगा, n तो कांस्टेंट है, n इंटू dx बाई dx दैट इज 1, डी बाई dx ऑफ x इज 1, दैट इज e टू द पावर nx अपॉन n हो जाएगा, और प्लस के, जैसे अगर n इजकल टू 5 है तो e टू द पावर 5x dx क्या करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा इस एग्जाम्पल में इंटीग्रल e टू द पावर 5x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर 5x अपॉन 5 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। नाउ इंटीग्रेशन फार्मूला ऑफ a टू द पावर x dx where a is an arithmetic positive arithmetic number, फॉर एग्जाम्पल a is 2 3 4, इस ढंग से हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर है स्मॉल a। सो नेक्स्ट फार्मूला इज इंटीग्रल ओवर e टू द पावर इंटीग्रल ओवर a टू द पावर x dx is a टू द पावर x अपॉन log a बेस e प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। अब इस पर भी एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए इंटीग्रेशन का, इस फॉर्मूला पर भी, वेयर a इज ए पॉजिटिव अर्थमेटिक नंबर, a का वैल्यू 1 2 3 4 मे बी पॉसिबल। सपोज a इजकल टू 2, तो 2 टू द पावर x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x अपॉन लॉग 2 बेस e प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। नाउ नेक्स्ट फार्मूला इज इंटीग्रेशन फार्मूला ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस which is number 8, integral sin x dx is equal to minus cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k और c। चूँकि cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होता है, इसलिए साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस k होगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is sin x plus k, since differentiation of sin x is cos x, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन इंटीग्रल ओवर इंटीग्रेशन सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज लॉन्ग एस और इलोंगेटेड एस, cos x dx इजकल टू sin x प्लस k। अब tan कैसे मिलेगा, cos तो मिल गया, साइन भी मिल गया, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू tan x प्लस k। नाउ इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx इजकल टू माइनस cot x प्लस k, सिंस डिफ्रेंसिएशन dc of differentiation formula of cot x, that is differential coefficient of cot x with respect to x is minus cosec square x, therefore integration of cosec square x dx is equal to minus cot x plus k। now integration of cosec x cot x
इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस के। चूँकि कॉसेक एक्स का डीसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, इसलिए कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, कॉसेक इंटीग्रल ओवर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस के हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि tan x का कॉट हो जाएगा, कॉट का tan हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से tan x का इंटीग्रेशन ऑब्टेन किया जा सकता है, तो उसको भी मैं इंट्रोड्यूस इसी में फंडामेंटल फार्मूला में ही ये इंक्लूड कर देता हूँ। तो इंटीग्रल ओवर tan x dx ये मैथ में भी आता है, इसका वैल्यू मालूम करने के लिए, या डिफरेंट इंटीग्रल में भी दे देगा 0 to π/4 tan x dx। तो tan x dx का क्या हो जाएगा, माइनस log cos x, माइनस log cos x। tan x को लिखा जा सकता है sin x by cos x, और cos x को अगर हम z मान लें और फिर cos x को डिफ्रेंशिएट कर दें, माने cos x इक्वल टू z, और फिर दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर दें, तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x इंटू डी एक्स, और RHS में dz। तो dx की जगह क्या हो जाएगा, dx की जगह क्या हो जाएगा, माइनस मतलब sin x इंटू tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x। अब डिनोमिनेटर में cos x है, तो cos x को z मान लें, तो डिफ्रेंशिएट करने पर दोनों साइड में cos x का माइनस sin x और फिर x का क्या होगा dx, और फिर z का RHS में z सपोज किए हैं cos x को, तो z का dz हो जाएगा। तो हमारा न्यूमरेटर में क्या है, sin x dx है, तो sin x dx की जगह पर क्या हो गया, माइनस dz हो गया, और नीचे में cos x था तो माइनस dz बाई z, और इंटीग्रल अभी हमने देखा 1/x dx का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रल ओवर dx बाई x क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ पर भी dz अपॉन z हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और z किसे माना गया है, cos x को, तो माइनस log cos x। अब उसी ढंग से cot x का, तो cot x का dx का भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही हम ऑब्टेन कर सकते हैं। cot x इक्वल टू cos x अपॉन sin x, फिर sin x को अगर z मान लिया जाए एंड डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो sin x का cos x होता है डिफ्रेंशिएशन, फिर x का dx इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में z सपोज किए हैं, तो dz हो गया। तो न्यूमरेटर में हमारा क्या था, cot x को हमने लिखा था cos x अपॉन sin x, तो न्यूमरेटर में cos x dx, तो cos x dx की जगह cos x dx की जगह क्या होगा, dz हो गया, और नीचे sin x था तो उसको z माना गया, तो dz बाई z, तो log z, तो log sin x हो जाएगा। cot x का इंटीग्रेशन log sin x, यहाँ भी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के, तो cot x का भी हो गया। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबका इंटीग्रेशन हमने बेसिक और फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूला है ये सभी किया। अब इन्वर्स फंक्शन का देख लिया जाए लास्ट में। अब इन्वर्स फंक्शन का इंटीग्रल ओवर 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x, ये साइन इन्वर्स x होगा। क्योंकि साइन इन्वर्स x का भी डिफ्रेंशिएशन मैंने पिछले वीडियो में उसका फॉर्मूला बताया था कि dy/dx ऑफ साइन इन्वर्स x इक्वल टू क्या होता है, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इन्वर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो फार्मूले हैं उसका यूज क्लास 12 में मैथमेटिक्स में बहुत होगा, उस पर एक चैप्टर ही है इंटीग्रेशन का, तो उसमें भी यूज होगा। और इन्वर्स फंक्शन पर रिलेटेड शुरू में भी चैप्टर है, उसमें भी फार्मूला का यूज होगा, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, इन सभी फार्मूले का। नाउ अब कॉस इन्वर्स एक्स के लिए माइनस इंटीग्रल -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स। क्योंकि कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स। और टेन का भी देख लिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू tan इन्वर्स x प्लस कांस्टेंट k और c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्योंकि tan इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन फार्मूला होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है या डीसी होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x,
1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो दीज आर सम फंडामेंटल और बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूली। नाउ इन लास्ट वी हैव टू डिस्कस डिफरेंट इंटीग्रेशन, basic concepts of different integration. If the integration is performed between lower and upper limits, it is called definite integration. That is integral over fx dx, fx is any function of x, or it is performed between the integration of fx, function fx is performed between lower limit x is equal to a and upper limit x is equal to b. Then integral of fx dx between lower limit x is equal to a, जिसे इंटीग्रेशन सिंबल के नीचे में लिखा जाता है, एंड अपर लिमिट जिसे इंटीग्रेशन सिंबल के ऊपर में लिखा जाता है, x इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या होगा, अनदर फंक्शन, चूँकि जिस फंक्शन फाई एक्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ डैश एक्स आए, मतलब एफ एक्स का हमने सेकेंड फंक्शन माने एफ एक्स फंक्शन लिया था डिफ्रेंसिएशन, तो फाई एक्स आया था, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा। तो सेकेंड फंक्शन हमने लिया था, फर्स्ट फंक्शन लिया था एफ एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या था, एफ डैश एक्स, और फाई एक्स आया था। तो यहाँ भी फंक्शन ले सकते हैं, एफ एक्स लिया भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या अगर फाई एक्स ही ले लें, एक्स का फंक्शन है तो ये हो जाएगा एफ एक्स आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स। जब इंटीग्रेशन सिंबल का यूज कर लिया जाएगा तो इंटीग्रेशन फार्मूला का यूज कर लेते हैं, तो उसके बाद इंटीग्रेशन सिंबल की जगह पर बिग ब्रैकेट का यूज किया जाता है, और जहाँ बिग ब्रैकेट के नीचे लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू ए, अपर लिमिट एक्स इक्वल टू बी। अब इसका वैल्यू मतलब डिफरेंट इंटीग्रल का रूल से एफ मतलब एक्स के दो वैल्यूज हैं, एक्स का इंटीग्रेशन मतलब एफ एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ए टू बी हो रहा है, ए टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन का। तो कहने का मतलब है कि अपर लिमिट एक बार एक्स की जगह पुट करेंगे कितना, बी, अपर लिमिट एफ बी हो जाएगा, माइनस एफ अंडर ब्रैकेट बी, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फंक्शन को तो लिखना ही होगा, तो एफ एक्स की जगह अपर लिमिट सेट किया गया तो एक्स एफ बी हो गया, माइनस साइन दे करके एफ, फिर फंक्शन को लिखेंगे एफ, और एक्स का वैल्यू कितना है, लोअर लिमिट ए है, तो ये वैल्यू, ये इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हो गया, दैट इज इंटीग्रल ओवर दैट इज इंटीग्रेशन ओवर द फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन फाई एक्स विच कैन बी रिटन एज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन फाई एक्स डी एक्स बिटवीन अपर लिमिट बिटवीन लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू ए to upper limit x is equal to b, that is where a and b are lower and upper limits of the integration. Then it is integration of phi x dx between limits x is equal to a to x is equal to b is fx under bracket fx x is equal to a to x is equal to b equals to final result क्या हो गया, fb minus fa. So this is a difference integration in which integration is performed between lower and upper limits. A is the lower limit of the integration, b is the upper limit of the integration. Area of any definite or simple geometrical shape, geometrical figures like triangle and rectangle can be easily फाउंड आउट। जो सिंपल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ज्यामितीय आकृति है, जैसे कि त्रिभुज है, ट्रायंगल है, फिर रेक्टेंगल है, आयत है, तो उसका तो एरिया हम आसानी से जानते हैं, निकाल लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन अगर कोई इरेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप का फिगर है, जैसे कोई कर्व है, तो उसके अंडर एरिया को हम कैसे, मतलब एरिया अंडर कर्व कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो अभी डिफरेंट इंटीग्रल के हेल्प से ही किया जा सकता है। जैसे सपोज किया जाए कोई कर्व है एक्स वाई प्लेन में, जिसे इस ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है। इस कर्व को वाई एक्सिस के लॉन्ग एफ एक्स है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स है,
और कर्व सपोज किया जाए कर्व इस शेप का है और इसके अंदर कितना एरिया होगा उसको मालूम करना है, कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए और कितना कहाँ से कहाँ तक करना है, x इक्वल टू a, तो x एक्सिस के लॉन्ग x को रिप्रेजेंट किया गया है, y एक्सिस के लॉन्ग fx को रिप्रेजेंट किया गया है। तो और ये कर्व क्या है, y इक्वल टू fx है कर्व। ये कर्व का नाम है कैपिटल A कैपिटल B, या कर्व का नाम दे देते हैं CD। और इसके और x एक्सिस के बीच में कितना एरिया होगा वो हम इंटीग्रेशन से मालूम कर सकते हैं। लिमिट है x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो इसके लिए इस कर्व को बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में, जो कि नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होगा, उसमें डिवाइड करेंगे। और सिंगल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज fx इंटू dx, वेयर dx इज द विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। इस कर्व के अंदर ये जो कर्व है y इक्वल टू fx और x एक्सिस के बीच में कितना एरिया होगा, बाउंडेड होगा, x इक्वल टू a, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये कैलकुलेट करना है। तो इसको बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में हम डिवाइड करेंगे। इक्वल विड्थ का रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, सपोज किया जाए इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का विड्थ कितना है, dx है, ये dx है। और ऐसे ऐसे n रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n, और एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का इसका जो एरिया होगा वह कितना हो जाएगा, fx इंटू dx, सिग्मा इक्वल टू 1 टू n। तो उसको इंटीग्रेशन के रूप में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो इंटीग्रल ओवर क्या हो जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व CD एंड x एक्सिस बिटवीन लिमिट x a इक्वल टू x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व represented by y equal to fx and x axis between the limits x equal to a and x equal to b is, we can easily calculate it with the help of by using definite integration, is equal to एरिया इक्वल टू इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेना होगा, x इक्वल टू a लोअर लिमिट में टू x इक्वल टू b, a लोअर लिमिट है इंटीग्रेशन का और b अपर लिमिट है। और ईच रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का, एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया हो गया कितना, एरिया हो गया y इंटू डी एक्स, दैट इज fx इंटू डी एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग fx है, तो y इंटू डी एक्स दैट इज fx इंटू डी एक्स। अब fx का वैल्यू जितना भी हो, जो भी फंक्शन हो fx को जिस रूप में रिप्रेजेंट किया गया हो, उसको यहाँ पर हम fx की जगह रिप्लेस करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन का लिमिट जो भी हो, x इक्वल टू a है, यहाँ टू x, तो जनरल वैल्यू है a टू b, तो इसमें रख करके एरिया आसानी से निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। नाउ सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेफिनिट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में भी केवल बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पर भी एक दो प्रॉब्लम्स डेफिनिट इंटीग्रेशन पर भी सॉल्व किया जाए। जैसे अगर हम डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक प्रॉब्लम है कि इंटीग्रल ओवर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर अगर है, डी एक्स बिटवीन लिमिट ले लिया जाए 1 to 2, बिटवीन 1 to 2, तो इसको हम इंटीग्रेट करें तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, एक्सन इंटीग्रल एक्सन डी एक्स के फॉर्म में है ये, तो x n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो x 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 बिटवीन लिमिट लोअर लिमिट इज 1 अपर लिमिट इज 2, दैट इज। और डिफरेंट इंटीग्रल में कोई कांस्टेंट नहीं होता है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है, क्योंकि यहाँ तो वैल्यूज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का दिया हुआ ही है। अब 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया, 3 को बाहर कर लें इस ब्रैकेट के, और x⁻³ हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। लिमिट x का वैल्यू कितना है, x = 1 to x = 2। अब यहाँ 1/3 तो बाहर है ब्रैकेट के, x की जगह कितना रखेंगे हम, अपर लिमिट 2 है,
टू क्यू डिफरेंट इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज हम यहाँ कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, एफ बी माइनस एफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। रिजल्ट जो आया था एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1 क्यू, डैट इज 1/3 2 क्यू, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 1 क्यू दैट इज 1, 8 माइनस 1 7, 1/3 इंटू 7 दैट इज 7/3 आंसर। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू ऑब्टेन हो गया डिफरेंट इंटीग्रल का 1 to 2 इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन बिटवीन 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू आ गया कितना 7/3। और वन मोर इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन को प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन किया जाए। इंटीग्रल ओवर cos x dx बिटवीन 0 to लिमिट क्या है एंगल के 0 to π/2 रेडियन है विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। cos x dx इंटीग्रल ओवर इंटीग्रेशन इज गिवन इंटीग्रेशन इज गिवन डिफरेंट इंटीग्रेशन इज 0 to π/2 cos x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने देखा बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला में sin x, तो इसका हो जाएगा sin x cos x का इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या है x का 0 to π/2, नीचे में 0 रखेंगे इस बिग ब्रैकेट के और ऊपर में π/2। जब इंटीग्रेशन फार्मूला का यूज हो जाएगा तो इंटीग्रेशन सिंबल के बदले में जगह पर बिग ब्रैकेट का यूज किया जाता है, और बिग ब्रैकेट के नीचे मतलब लोअर पार्ट में 0 एंड अपर माने एक्सट्रीम पर उसका π/2 माने जो अपर लिमिट है उसको रखा जाता है। अब फिर यहाँ पर डिफरेंट इंटीग्रल का फार्मूला यूज करेंगे, साइन एक्स तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो दैट इज साइन π/2 माइनस साइन 0 मीन्स 0 डिग्री, तो साइन π/2 साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, साइन 91 माइनस साइन 0 दैट इज 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल इज 0 to π/2 cos x dx इक्वल टू 1। नाउ दिस वीडियो इज कंक्लूडेड, यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हम लोग ने एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन को जितने भी बेसिक्स हैं और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इंटीग्रेशन का, उसको केवल एक वीडियो में डिस्कस किया विथ प्रॉब्लम्स। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन से रिलेटेड होगा, लेकिन उसमें केवल जितने भी बेसिक इंटीग्रेशन बेसिक और फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूली को हम लोगों ने डिस्कस किया है, उन्हीं फार्मूली में से कुछ फार्मूली पर बेस्ड इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस किया जाएगा। वह वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और यह वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो फिजिक्स के अलावा इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, तथा मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक नंबर्स में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।